नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, एक कहानी चल रही है विश्वास की मरहम। तो दोस्तों, इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और उन दोनों पार्टों का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जा कर के आप उन पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस नए पार्ट को शुरू करते हैं। ये हमारे ऑफिस की एमडी की नेम प्लेट कब चेंज हो गई? ईसा के बैठते ही शिवम ने उससे सवाल किया। जिस दिन हमारी कंपनी के पुराने एमडी की जगह इस एक्स्ट्रा स्मार्ट बटरफ्लाई ने ली। ईसा ने अपने कंप्यूटर में एक फाइल ओपन करते हुए जवाब दिया। और इस एक्स्ट्रा स्मार्ट बटरफ्लाई ने पुराने एमडी की जगह कब ली? परसों। तो तुम कल शाम को जब मेरे घर आई थी तब तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? कल हम दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज होने के बाद ऑफिस की कोई बात ही नहीं निकली, इसलिए मुझे ये बात याद ही नहीं आई। पर तुम इस बात को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? हमारे ऑफिस का बॉस कृष्णकांत और खड़ूस रहे या फिर ये तितली रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो मुझे पता नहीं। पर ऑफिस की चपरासी कमल को अपनी सीट की ओर आते देखकर शिवम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सर, आपको अनुराधा मैम ने इमीडिएटली अपने केबिन में बुलाया है। कमल ने शिवम के करीब आकर उसे ये सूचना दी तो शिवम के चेहरे पर नजर आ रहे तनाव के चिन्ह और भी ज्यादा गहरे हो गए। उनसे कह दो कि 2 मिनट में एक जरूरी काम निपटा कर आ रहा हूँ। शिवम का जवाब सुनकर कमल जिधर से आया था उधर ही लौट गया। ईशा, तुमने एक बार उस खड़ूस के साथ तुम्हारा झगड़ा होने पर अपना जो रेजिग्नेशन लेटर टाइप करवाया था वो तुम्हारे कंप्यूटर में सेव है क्या? कमल के वापसी के लिए मुड़ते ही शिवम ने ईसा से सवाल किया। हाँ, मगर तुम्हें आज इतने दिनों बाद सडनली उस रेजिग्नेशन लेटर की याद क्यों आ गई? क्योंकि आज मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई। अब तुम बिना कोई क्वेश्चंस किए उस रेजिग्नेशन लेटर में तुम्हारे नाम की जगह मेरा नाम लिखो और आज की डेट डालकर इमीडिएटली उसका एक प्रिंट आउट निकालो। अरे बट मुझे बताओ तो सही कि यार, कभी तो बिना सवाल जवाब किए मेरी कोई बात मान लिया करो। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन तुम ये बात जान लो कि यदि तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो जाता है तो मैं भी रिज़ाइन दे दूँगी। इसके बारे में मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। अभी तो तुम वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। ओके, गिव मी जस्ट 1 मिनट। कहकर ईशा ने अपना ध्यान शिवम के चेहरे से हटाकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। मिस्टर शिवम, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलवाया है कि आज से आप मेरे न्यू पीए हैं। अब आप अपनी सीट पर वापस जाइए और इमीडिएटली अपनी प्रेजेंट पोस्ट का चार्ज मेरे पुराने पीए को सौंप कर अपनी न्यू ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए वापस आइए। एनी प्रॉब्लम? केबिन के बाहर अंदर बैठी अनुराधा ने अपनी बात कहकर शिवम से एक फॉर्मल क्वेश्चंस कर लिया। जी हाँ, एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं आज से इस ऑफिस को अब अपनी सर्विस नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं ना तो अपनी प्रेजेंट पोस्ट पर ड्यूटी कर सकता हूँ और ना ही इस न्यू पोस्ट पर। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट करके मुझे आज ही इस कंपनी से रिलीव कर दीजिए। जवाब में ये कहने के साथ ही शिवम ने एक लेटर अनुराधा के सामने रख दिया। क्या आपके रिज़ाइन करने की वजह इस कंपनी में एज ए न्यू एमडी मेरा अपॉइंटमेंट होना है? नो मैम, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मुझे लगता तो नहीं है कि मेरा 2 दिन पहले ये ऑफिस ज्वाइन करना और आज आपका इस ऑफिस से रिज़ाइन करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। बट एज ए बॉस मुझे अपने ऑफिस के किसी भी एम्प्लॉय से पर्सनल क्वेश्चंस करने का राइट नहीं है। इसलिए मैं इस टॉपिक को छोड़कर आपको इस कंपनी का वो न्यू रूल बता देती हूँ जिसका आपके इस रेजिग्नेशन लेटर से कनेक्शन है। इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 4 दिन पहले हुई मीटिंग, जिसमें मिस्टर कृष्णकांत को हटाकर मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था, उसी में ये भी तय हुआ था कि इस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है
तो उसका रेजिग्नेशन लेटर इमीडिएटली एक्सेप्ट ना करके 1 मंथ के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा, ताकि उस एम्प्लॉय को अपने डिसीजन को रिव्यू करके अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस लेने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए। और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये न्यू रूल्स इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अब ये कंपनी मेरे डैड यानी कि मिस्टर राज गोयल की है, और मिस्टर राज गोयल की कंपनी छोड़कर जाने वाले एम्प्लॉयज़ को इस शहर की किसी और कंपनी में जॉब मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल मैं आपका रेजिग्नेशन लेटर लेकर रख लेती हूँ, पर मैं इसे अगले माह की आज की ही तारीख में से पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। बट इस रूल की वजह से आपको ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप अगले अगले 1 माह के अंदर अपना ये रेजिग्नेशन लेटर वापस नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बात ये और जान लीजिए कि आपने अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस लेने पर आप अगले 1 माह में जितने दिन तक ड्यूटी नहीं करेंगे, सिर्फ उतने ही दिनों की आपकी सैलरी कट की जाएगी। आपके खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए आप चाहें तो ये 1 माह का पीरियड समझ गया। मे आई गो नाउ? ऑफ कोर्स, थैंक्स, कहकर शिवम केबिन से बाहर निकल गया। अरे यार, तुम क्यों बेवजह अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर आ गई? ईशा की बात सुनने के बाद शिवम ने उससे हैरान परेशान स्वर में सवाल किया। शिवम, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे रिजाइन करने के बाद इस ऑफिस में मैं जॉब करती रहूँगी? ईशा ने शिवम के सवाल के जवाब में उसी से एक सवाल कर लिया। सही बात है तुम्हारी, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि इस बार तुम मेरी बात मानकर अपनी मनमानी करोगी। यार, तुम वाकई बहुत ज़्यादा अजीब इंसान हो। मैंने तुम्हारे बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए दिया और तुम हो कि इसके लिए मेरी तारीफ़ करने की जगह मुझ पर तंज कस रहे हो। बेवकूफ़ लड़की, जॉब करना क्या कहीं घूमने जाने या कोई पार्टी अटेंड करने जैसा काम है कि एक दोस्त ना करे तो दूसरे को भी दोस्ती मिसाल कायम करने के लिए उसे नहीं करना चाहिए। मुझे इन बातों में नहीं पड़ना है कि किसी को दोस्ती का मिसाल कायम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ना आइडियल फ्रेंडशिप के रूल्स जानती हूँ और ना ही जानना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इंसान को हमेशा अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर उसका अनुसरण करना चाहिए। और आज मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि जिस ऑफिस में मेरे बेस्ट फ्रेंड को रिज़ाइन करना पड़ा, वहाँ मुझे भी काम नहीं करना चाहिए, और इसलिए तुम्हारे रिज़ाइन करने के तुरंत बाद मैं भी उस एक्स्ट्रा स्मार्ट बटरफ्लाई को अपना रेजिग्नेशन लेटर थमाकर आ गई। अब इस मैटर पर मैं ना कुछ बोलना चाहती हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ, बट यहाँ रहूँगी तो तुम कम से कम और 10-20 लेक्चर दिए बिना नहीं मानोगे, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे, अपना लंच बॉक्स तो ले जाओ। मैं लंच बॉक्स एक शर्त पर साथ लेकर जाऊँगी, और मेरी शर्त ये है कि तुम थोड़ी देर बाद मेरे घर लंच करने आओगे, तो मेरा भी लंच बॉक्स ले जाओ। ओके, कहकर गेट तक जा चुकी ईशा वापस लौट कर आई और शिवम के सामने टेबल पर रखे 2 छोटे छोटे थैले उठाकर बाहर निकल गई। क्या तुम लोग मुझे उस राज गोयल की कोई तस्वीर दिखा सकते हो जिसमें तुम लोगों की कंपनी के शेयर खरीद लेने की वजह से तुम दोनों अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी? डाइनिंग टेबल पर लंच करने के दौरान शिवम और ईशा की बात सुनने के बाद सुमन जी ने उन दोनों से सवाल किया। इस आदमी को मैंने कहीं देखा नहीं है, इसलिए मैं इसे बाई फेस नहीं जानता हूँ, पर मुझे इसकी पुरानी कंपनी का नाम मालूम है, इसलिए मैं उस कंपनी की वेबसाइट से उस आदमी की तस्वीर खोजकर आपको दिखा देता हूँ। कहकर शिवम ने उल्टे हाथ से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसे मेज़ पर रखकर उसी हाथ से एक फ़ोटो सर्च करके मोबाइल सुमन जी की ओर बढ़ा दिया। ओह, यानी मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। ये वही राज उर्फ राजवीर गोयल है जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। सुमन जी ने शिवम के मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही तस्वीर को ध्यान से देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस कमीनी को अब तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मैंने आपके कहने पर इससे कोई मतलब नहीं रखने के लिए खुद को बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था, बट अब इसकी बेटी ने शिवम के पीछे पड़कर मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। इसलिए मॉम, आपसे मैं एडवांस में रिक्वेस्ट कर रही हूँ
कि इस बार आप मेरे और इस राज गोयल के बीच में मत आइएगा। सुमन जी की प्रतिक्रिया सुनते ही ईशा ने शिवम का मोबाइल सुमन जी के हाथ से लेकर उसमें नजर आ रही फोटो को घूरते हुए अपने मन में भरे लावे को की झलक दिखा दी। ठीक है, मैं इस बार तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम जो कुछ भी करोगी शिवम की सलाह लेकर करोगी। ओके, आई प्रॉमिस टू यू मॉम कि मैं जो भी करूँगी शिवम के साथ डिस्कस करके ही करूँगी। ठीक है, अब अपना गुस्सा ठंडा करो और खाना खाओ। जी मॉम। शिवम, तुम भी खाना खाओ बेटा। जी आंटी कहकर शिवम ने भी दोबारा खाना खाना स्टार्ट कर दिया। ईशा, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि राज गोयल तुम्हारे पिता हैं? ईशा की बात ध्यान से सुनने के बाद शिवम ने उसे सवाल किया। नहीं। ईशा ने बिना सोचे विचारे किए तुरंत जवाब दे दिया। तो तुम कोर्ट में ये साबित कैसे करोगी कि तुम राज गोयल की संतान हो? डीएनए टेस्ट करवाकर। सुरेश अंकल कह रहे थे कि कोर्ट में कोई भी लड़का या लड़की किसी आदमी की संतान होने की बात करके उसकी प्रॉपर्टी में उसका हक का दावा करता है और वो आदमी दावा करने वाले को अपनी संतान मानने से इनकार कर देता है, तो दावा करने वाला कोर्ट से डीएनए टेस्ट के थ्रू इस विवाद का निराकरण करने की रिक्वेस्ट कर सकता है और इस कंडीशन में जनरली कोर्ट इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके दोनों पार्टियों का डीएनए करवा कर ही इस विवाद का निवारण करता है। फिर तो तुम आसानी से राज गोयल की प्रॉपर्टी में से अपना 1/3 शेयर ले सकती हो। पर क्या तुम्हें ये सही लगता है कि तुम्हें एक ऐसे आदमी की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा लेने के लिए उसे पब्लिकली अपना पिता कहकर एड्रेस करना होगा, जिसने अपनी मनमानी करने के लिए तुम्हारी माँ की पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी? मुझे ये सही तो नहीं लग रहा है, पर हमारे पास उस कमीने आदमी और उसकी घमंडी बेटी को सबक सिखाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हम इस शहर के बिजनेस के किंग माने जाने वाले राज गोयल को सबक सिखाना तो दूर की बात है, उसे जरा सा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन मेरे उस केस करके उसकी प्रॉपर्टी में से 1/3 शेयर हासिल कर लेने की कंडीशन में हम उसके बिजनेस कंपटीशन करके उसे तबाह करने की स्थिति में आ जाएंगी। और वैसे भी मैं उसके गर्दन की नाप का फंदा तैयार करने के लिए उसी से रस्सी हासिल करने के पर्पज़ से उसके मेरे बाप होने के दावा कर रही हूँ, ना कि उससे मेरा कन्यादान करवाने के लिए। इसलिए प्लीज़ तुम मेरे इस फैसले में मीन मेख निकालने के बजाय मुझे सपोर्ट करो और अपनी होने वाली सास को समझाओ कि वो मेरे इस फैसले में अपनी टांग ना अड़ाए। सॉरी यार, मैंने तुमसे बिना पूछे ही ये इनडायरेक्टली अनाउंस करने की गलती कर दी कि इन फ्यूचर हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं। आई एम रियली सो सॉरी फॉर इट। बाय द वे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने का ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल सकती हूँ, बट इस कंडीशन में तुम मुझे कभी किसी और के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने का राइट हमेशा के लिए खो दोगे। मुझे अपना ये राइट खोने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी शादी करने के लिए न कहने का प्रॉमिस ऑलरेडी तुमसे कर चुका हूँ और मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मेरी इच्छा है कि हम लोगों को तुम्हारे इस मिशन के ख़त्म होने से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें राज गोयल की प्रॉपर्टी में से 1/3 शेयर मिल जाने और उसका यूज उसे बर्बाद करने के लिए करने के बाद भी तुम्हारे पास इतने पैसे बच जाएं कि तुम्हारी गिनती शहर के हाई क्लास सोसाइटी के लोगों में होने लगे और फिर तुम्हें अपने इस डिसीजन को लेकर ओके, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, इसलिए इस बात को छोड़ो और मेरा जवाब सुनो। मुझे मेरे इस शहर के हाई क्लास लोगों की बराबरी में आ जाने पर तुमसे शादी करने का अफसोस होगा, ये तो तुम कभी भी सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे लिए इतने मायने रखता है कि मेरे सामने दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सारी दौलत और तुम्हारे साथ में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन हो तो मैं तुम्हारा साथ ही चुनूंगी। अरे मगर तुम्हारा कभी शादी न करने के फैसले को सडनली चेंज करके किससे शादी करनी है ये भी इमीडिएटली डिसाइड कर लेने का रीज़न क्या है? शिवम, ना मैंने शादी न करने का डिसीजन सडनली चेंज किया है,
और ना ही तुम्हारे साथ शादी करने का डिसीजन इमीडिएटली लिया है। ये सब तो मैंने हम दोनों की फ्रेंडशिप होने के करीब 1 माह बाद ही डिसाइड कर लिया था, पर मैं चाहकर भी तुमसे कह नहीं पा रही थी। और आज बातचीत के फ्लो में मेरे मुंह से ये बात नहीं निकलती तो शायद मैं ये बात तुमसे कभी कह भी नहीं पाती। ये बात थी तो जब मैं तुमसे तुम्हारी शादी न करने का डिसीजन चेंज करने के लिए कहता था, तब तुम मुझे इस बात का कोई क्लू क्यों नहीं मिला कि तुम ऑलरेडी ये डिसीजन चेंज कर चुकी हो, तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना चुकी हो। तुम मुझे किसी और के साथ शादी करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते थे, तो मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इस बात का क्लू मिल जाता, पर तुम्हारी बातों से हर बार मुझे यही लगा कि तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी किसी और के साथ शादी करवाना चाह रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे इस मैटर पर बात स्टार्ट करते ही भड़क जाती थी। एक्चुअली मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप होने से पहले तक तो यही डिसीजन कर रखा था कि मेरी मॉम की तरह मुझे ज़िंदगी भर आंसू ना बहाने पड़े, इसलिए मैं कभी किसी को अपनी लाइफ में आने ही नहीं दूंगी। पर तुमसे अच्छी तरह से जान पहचान होने के बाद मुझे लगा कि इस दुनिया में कुछ मेल पर्सन ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई फीमेल आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती है, और मैं उन चंद लक्की गर्ल्स में से हूँ जिन्हें बिना किसी कोशिश के बैठे बिठाए ऐसे मेल पर्सन्स मिल जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहती थी, पर जब तुम्हारी बातों से मेरी इस उम्मीद को झटका लगता था तो मैं अपने मेंटल बैलेंस को खो देती थी और तुम्हारे साथ झगड़ा कर बैठती थी। आई एम सो सॉरी फॉर माई दोज स्टूपिड बिहेवियर। इट्स ओके, बट इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। मुझे तो हम दोनों की पहली मुलाकात में ही तुम्हारे अंदर मेरी गर्लफ्रेंड ड्रीम गर्ल नज़र आने लगी थी, बट तुमने कुछ दिन बाद मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते समय मेरे सामने कभी फ्रेंडशिप से आगे ना सोचने की शर्त रख दी थी। इसलिए मैंने उसके बाद तुम्हारे बारे में इस एंगल से सोचना ही बंद कर दिया था, और मेरी सिर्फ यही एक प्रायोरिटी थी कि तुम टाइमली अपने लिए कोई जीवन साथी चुन लो, ताकि ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में तुम्हारे सुख दुख को शेयर करने के लिए एक परमानेंट साथी हर वक्त तुम्हारे साथ रहे और मैं तुम्हारी ओर से चिंता मुक्त हो जाऊं। यदि मुझे इस बात का ज़रा सा भी एहसास हो जाता कि तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुन चुकी हो, तो मैं कब का तुम्हारा हाथ थाम लेता। यार, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुन चुकी हूँ। हाँ, तो अब मेरा हाथ थामने में क्यों देर कर रहे हो? लाओ, दो अपना हाथ, अभी थाम लेता हूँ। ओ गॉड, किस मिट्टी से बनाया है आपने इसे? हाथ थामने के लिए कहा है तो सिर्फ हाथ थामने की ही फॉर्मेलिटी पूरी करेगा ये। तो तुम क्या चाहती हो कि हम दोनों आज ही वो सब कर लें जो जनरली लोग शादी के बाद में करते हैं? नहीं यार, मैं ऐसा भी नहीं चाह रही हूँ, पर आज हम दोनों के बीच ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ चलने का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया है, तो कम से कम तुम मुझे आई लव यू बोलकर कुछ पलों के लिए तुम्हारी बाहों में खोने का चांस तो दे देना चाहिए। ओके, आ जाओ। थैंक्स कहकर ईसा शिवम की बाहों में समा गई। मॉम, आप अपनी बात से मुकर रही हैं। आपने कहा था कि मैं जो भी करूँगी शिवम के साथ डिस्कस करने के बाद कर सकती हूँ, इसलिए अब आपको मुझे राज गोयल से अपने शेयर लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल करने से रोकने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि मैं इस मैटर पर शिवम से डिस्कस भी कर चुकी हूँ और उसकी परमिशन भी ले चुकी हूँ। सुमन जी की बात पर ईसा ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। बेटा, मैं तुम्हें राज गोयल के खिलाफ केस लड़ने से हमेशा के लिए नहीं रोक रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आज शिवम के घर पर उसके साथ तुम दोनों की मीटिंग में जो एक डिसीज़न लिया गया, तुम दोनों पहले उस अंजाम तक पहुंचा दो और उसके बाद जो करना है करो। सुमन जी ने ईसा को समझाने का प्रयास किया। डू यू मीन टू से कि हम दोनों पहले एक दूसरे से शादी कर लें और फिर मैं ये केस फाइल करूं? हाँ मॉम, हाँ मॉम, आप पागल हो गई हैं क्या? फ़िलहाल हम दोनों ही जॉबलेस हैं, इसलिए अभी दोनों ही शादी करने की कंडीशन में नहीं है। तुम दोनों के जॉबलेस होने का तुम दोनों की शादी से क्या कनेक्शन है? क्या तुम दोनों की शादी से हो जाने पर डेली नीड्स बढ़ जाएंगी, या फिर तुम दोनों शादी नहीं करोगे तो हवा खाकर और पानी पीकर पेट भर लोगे? आपकी बात तो सही है, बट इस मैटर पर अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। ये मेरा लास्ट डिसीजन है।
कि तुम्हें उस आदमी के खिलाफ केस करने की मुझसे तभी परमिशन मिलेगी जब तुम शिवम के साथ शादी कर लोगी। अपनी आखिरी बात कहने के तुरंत बाद सुमन जी के घर के अंदर वाले कमरे में चली गई, जिसके बाद ईशा ने अनमने ढंग से अपना मोबाइल उठाया और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई नंबर खोजने लगी। बेटा, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मंदिर में शिवम के साथ शादी की रस्में पूरी करने के बाद ईशा अपनी माँ सुमन जी के गले लगकर उनसे अलग हुई तो सुमन जी ने उनके हाथ शिवम के हाथ में थमाते हुए भावुक स्वर में कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। शिवम ने सुमन को आश्वस्त करने का प्रयास करते हुए कहा। तो दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि शिवम और ईशा की शादी हो पाती है या नहीं और आगे क्या होता है। शिवम और ईशा ने दोनों ने रिज़ाइन दे दिया है, तो क्या उनको आगे जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इन सब सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।